वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री सुशील चंद्र बसु। वो सत्संग का एक अमिट इतिहास है जो स्मृति कथा के रूप में लिखे हैं। जब 1946 में श्री ठाकुर जी आश्रम छोड़कर के पावना से देवघर आने लगे, ये उस समय की घटना है जो इस प्रकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन रेड क्रॉस के कुछ कर्मी डायमंड हार्बर से मोटर द्वारा कलकत्ता आए। उन्होंने कितने मीलों तक अंधकार निर्जन रास्ता तय करने के बाद देखा कि एक ग्राम में असंख्य लोग जुटे हुए हैं। सारा स्थान रोशनी से चमक रहा है। चारों दिशाएं शंख, घंटा, कांसर एवं खोल करताल के वाद्य से निनादित है। यह देखकर उनके मन में जानने का कौतूहल हुआ कि आखिर क्या बात है। वे मोटर बोट से उतर गए और सीधे ठीक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर एक सुदर्शन सौम्य एक मूर्ति को सिंहासन पर स्थापित देखा और देखा कि समवेत भक्तवृंद उनके निकट प्रार्थना कर रहे हैं। विस्मित हो उन्होंने पूछा, जिनसे आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं वह कौन है? पर ग्रामवासी को तो अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वे साहबों को अच्छी तरह यह समझा नहीं सके कि सुदर्शन पुरुष कौन है। पर उन्होंने उन लोगों को उतना तक समझाकर कहा कि वह एक जीवित महापुरुष हैं। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो 68 नंबर मिर्जापुर स्ट्रीट में सत्संग मंदिर में जाएं, सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। निरीह ग्रामवासियों से यह संवाद पाकर वे कौतूहलवश 68 नंबर मिर्जापुर स्ट्रीट में पहुंचे। उन लोगों को वहां सत्संग के नियत कर्मी श्री J.N. दास से भेंट हुई। वह लीड्स के इंजीनियर थे। श्री ठाकुर के विषय में उनसे बातें हुई और उनकी भावधारा से परिचित हुए एवं उनकी अपूर्व जीवन कथा सुनने के बाद वे श्री ठाकुर के चरण कमलों में पवना आश्रम पहुंचे। जो सर्वप्रथम पहुंचे थे उनका नाम है योसेफ स्पेंसर, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के M.A. हैं। वह श्री ठाकुर के दर्शन एवं उनके सानिध्य और साहचर्य में इतना मुग्ध हुए कि उन्होंने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और सारा जीवन उनकी ही सेवा में बिताने का संकल्प लिया। जब श्री स्पेंसर अपने सामानों को लाने के लिए कलकत्ता गए तो आर्चर हाउजरमैन से भेंट हुई। स्पेंसर से श्री ठाकुर के विषय में सुनकर श्री हाउजरमैन भी श्री ठाकुर के दर्शन के लिए आए एवं उन्होंने दीक्षा ली और बाद में आश्रम के कर्मी बन गए। और भी अमेरिका वासियों को यह शुभ संवाद देने के लिए हाउजरमैन कलकत्ता गए एवं युद्ध से लौटे हुए और भी 10 या 12 अमेरिकन को आश्रम में साथ लाए। उन्होंने दीक्षा ली और सभी अपने अपने देश लौटे। इस प्रकार अमेरिकन वासियों के साथ श्री ठाकुर का योग सूत्र स्थापित हुआ। हाउजरमैन भी ठाकुर की केवल अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़कर चुपचाप बैठे नहीं रहे, बल्कि आनंद सहित उन्होंने बंगला भाषा सीख ली। उन्हें ठाकुर की बंगला पुस्तकों को पढ़ने की बड़ी लालसा थी। यहाँ तक कि रे आर्चर हाउजरमैन ने बंगला में वक्तृता देने का अभ्यास किया। उन्होंने बाद में श्री ठाकुर की जीवनी के विषय में अमेरिका में जाकर ओशन इन ए टी कप एक पुस्तक लिखी। उस किताब के प्रकाशन न्यूयॉर्क के पब्लिशर्स हार्पर कंपनी मैनेजर मिस्टर एक्स मैन हैं, जिन्होंने हाउजरमैन की किताब पढ़ी और हाउजरमैन से व्यक्तिगत रूप से बातें भी की और मुग्ध हुए। किताब के प्रकाशन के पहले श्री ठाकुर के दर्शनार्थ अमेरिका से देवघर पहुंचे। श्री ठाकुर के आचार व्यवहार एवं उनसे वार्तालाप कर वह खूब मुग्ध हुए और दीक्षा ग्रहण करने के बाद अमेरिका लौटे। अमेरिका लौटने के पहले उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन से भेंट की। ये लोग राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तकों के अमेरिका में पब्लिशर्स हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को वह बताया कि श्री ठाकुर से दीक्षा लेकर वह अपना देश लौट रहे हैं। मिस्टर एक्समैन अमेरिका लौट रहे थे तो रास्ते में इटली के रोम नगर में उन्हें एक विचित्र अभिज्ञता हुई। वहां की एक सभा में वह श्री ठाकुर के विषय में वर्णन कर रहे थे कि उसी बीच एक भद्र महिला सहसा मूर्छित हो गई।
मिस्टर एक्समैन ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर बहुत देर तक नाम जप किया, जिसके फलस्वरूप महिला की चेतना लौटी। चेतना लौटे के बाद उक्त महिला ने जो बातें कही वह और भी विस्मयकर है। उन्होंने बताया कि उसी जगह पर उन्होंने श्री ठाकुर की उपस्थिति उपलब्ध की थी। मिस्टर हाउजरमैन जब अमेरिका से भारत लौट रहे थे तो जर्मनी में उन्होंने कतिपय जर्मन को दीक्षा दी। सन 1946 की बात है। श्री ठाकुर के देवघर आने के पहले तक आश्रम का काम अव्याहत गति से चलता रहा। यहाँ तक कि माता मनमोहिनी देवी के नाम से एक कॉलेज भी स्थापित हुआ। यह कोई कल्पना भी न कर पाया था कि श्री ठाकुर एक दिन इस विराट कर्म अंचल आश्रम को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। श्री ठाकुर ने मुझे 30 अगस्त 1946 की संध्या में बुलाकर कहा, मैं देवघर जाऊंगा, आज ही आप यहाँ से कलकत्ते जाएं और देवघर की गाड़ी रिजर्व कराएं। उनकी इस बातों से मैंने यह कभी अनुमान नहीं लगाया था कि उन्हें प्रियतम जन्मभूमि को खासकर इतना बड़ा आश्रम कायम करके छोड़ने का इरादा है। इसीलिए मैंने पूछा, कितने लोगों के लिए रिजर्व कराऊंगा और वह रिजर्व किस श्रेणी का होगा? आपने देवघर में मकान ठीक करने कहा है, वह कैसा मकान होना चाहिए एवं कितने लोगों के लिए रहने की उसमें सुविधा होनी चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, जितना बड़ा मकान मिले उतना ही अच्छा है, जिससे अनेक व्यक्ति रह सकें। ऐसा मकान होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ ये सभी जाएंगे। अपर क्लास और थर्ड क्लास की बोगी रिजर्व होनी चाहिए। मैं उसी रात को आश्रम से कलकत्ता के लिए चल पड़ा। वहाँ से चलने के पहले श्रद्धेय केष्टोदा ने मुझे यह राय दी कि आप अपने साथ वीरेन को लेते जाएं। मैंने उनके मतानुसार वीरेन मित्र और राजेंद्र मजुमदार को भी साथ लिया, क्योंकि गाड़ी रिजर्व हो चुकी है। इस संवाद को आश्रम में प्रेरण करने के लिए राजेंद्र नाथ के जैसा एक सुदक्ष कर्मी की आवश्यकता थी। मैं कलकत्ता पहुंचा और EI रेलवे के जनरल मैनेजर से भेंट की और अपने प्रयोजन की बातें कहीं। उन्होंने कहा, अपर क्लास रिजर्व हो सकता है किंतु थर्ड क्लास की बोगी का रिजर्वेशन नहीं होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं होगा? महात्मा तो थर्ड क्लास बोगी रिजर्व कराकर सारा भारत परिभ्रमण करते थे, वह कैसे हुआ था? उन्होंने कहा, एक्सेप्शन हैज बीन मेड इन द केस ऑफ महात्मा गांधी। मैंने उस समय कहा, इफ एक्सेप्शन हैज बीन मेड इन वन केस, व्हाई इट शुड नॉट बी डन इन अनदर केस, दैट इज इन द केस ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। वार्तालाप के बाद कुछ राजी तो हुए, पर मुझे उतना समय नहीं था कि मैं कुछ दिनों तक ठहर कर सब कुछ ठीक कर देता। श्री भोलानाथ सरकार और राजेंद्र नाथ पर उसका भार सौंप कर मैं वीरेंद्र लाल मित्र के साथ 31 अगस्त की रात्रि को ही वहाँ से चल पड़ा और दूसरे दिन प्रातःकाल हम देवघर पहुँचे। देवघर पहुँचने के बाद हम प्रथम इष्ट प्राण सत्संगी भ्राता सुरेंद्र नाथ सेन के डेरे पर पहुँचे और उनके डेरे पर स्नानादि करने के बाद हम एक बड़ा मकान की खोज में बाहर निकले। उनसे यह पता चला कि शहर के एक किनारे में बड़ाल बंगला नामक एक बड़ा मकान है। उन्होंने उस मकान की चर्चा करते हुए हमें बताया कि किसी समय विश्व कवि रविंद्रनाथ एवं मैमन सिंह के महाराजा आचार्य शशिकांत चौधरी भी उस मकान में ठहर चुके हैं। जब हम देवघर पहुंचे थे तो उस समय उस मकान के केयर टेकर यानी देखभाल करने वाले यतीन्द्र नाथ दास नामक एक भद्र व्यक्ति थे। हमने मकान देखा। ऐसी अट्टालिका तथा विस्तीर्ण प्रांगण देखकर हम मुग्ध हो गए। हमें अधिक पसंद हुआ, इसीलिए हम सीधे यतीम बाबू से भेंट करने के लिए चल पड़े। उनसे मैंने कहा, देखिए, आप भी बंगाली हैं, हम भी बंगाली हैं और हम मकान के मालिक भी बंगाली हैं। हमें इस मकान का अत्यधिक प्रयोजन है, इसीलिए यह मकान केवल हमें ही देंगे, दूसरे को किराए में क्यों देने जाएंगे। इस मकान उनसे तर्क वितर्क करने के बाद उन्हें राजी किया और 100 रुपये अग्रिम भी दे दिए। वह 1 माह का अग्रिम किराया मांग रहे थे, पर हमारे पास उतने रुपए नहीं थे, इसीलिए 100 रुपये अग्रिम देते हुए मैंने कहा, जब यहाँ सभी पहुँच जाएंगे तो मैं बाकी रुपए चुका दूंगा। 2 सितंबर तक सभी पहुँच जाएंगे। मैंने उनसे यह अनुरोध किया कि वह अभी से मकान में चूने लगाने का प्रारंभ कर दें। यदि कुछ अधिक मजदूर लगाए जाएंगे तो 1 दिन में ही घर में चूने लग जाएंगे। रात्रि में भी डे लाइट चलाकर काम चलने लगा।
सन 1946 का 1 सितंबर था। शशि ठाकुर अपने परिवार, परिचारक परिचारिका गण, ऋत्विकाचार्य और आश्रम के विशिष्ट कर्मी सहित ईश्वरदी से निर्दिष्ट समय में रिजर्व बोगी में सवार हुए। रिजर्व बोगी में इतनी भीड़ हुई थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। शशि ठाकुर और आश्रमवासीगण अमुक गाड़ी से देवघर जा रहे हैं, उसकी सूचना पाकर नैहाटी के सत्संगियों ने सभी को भोजन की पूरी तैयारी की एवं नैहाटी में सभी को उन्होंने भरपेट भोजन कराया। नैहाटी से जब बांडेल पहुंचे तो रिजर्व बोगी को काट कर मुगल सराय पैसेंजर में जोड़ा गया और सभी प्रातः 9 बजे बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंचे। इतने लोग आएंगे और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, यह सोचकर मैंने स्थानीय रामकृष्ण भंडार से चावल, दाल, मसाला और कोयला दुकान से कोयला इत्यादि संग्रह किया। पास में पैसे तो नहीं थे, इसीलिए सारी चीज़ें मैंने उधार ही लाई। उन लोगों को मैंने यही कहा था कि शशि ठाकुर के पहुंचने के बाद उनके सारे रुपए चुका दिए जाएंगे। मेरी बातें उन्होंने मान ली और सारे सामान दिए। इन चीज़ों के बावजूद भी मैंने चिवड़ा, गुड़ एवं दही आदि का भी बंदोबस्त किया, क्योंकि मैंने पहले से ही यह सोच रखा था कि वे लोग भूखे प्यासे पहुंचेंगे और रसोई बनाने में विलंब तो होगा ही, इसीलिए थोड़ा बहुत जलपान की व्यवस्था अनिवार्य है। 15 अगस्त 1947 को बंगाल का विभाजन होगा, यह पहले से कोई कल्पना तक भी नहीं कर सका था। देश का इस रूप में विभाजन होगा, यह शशि ठाकुर की ध्यान दृष्टि में पहले आ चुकी थी। अन्यथा अपनी प्रिय जन्मभूमि को, जहाँ कितना कठोर परिश्रम एवं विघ्न बाधाओं के बाद एक आश्रम खड़ा किया गया, को छोड़कर देवघर क्यों पहुँचते। बिना रुपए पैसे के कितनी विघ्न बाधाओं को अतिक्रम करते हुए शशि ठाकुर ने एक विराट आश्रम खड़ा किया, जिसके मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपए होंगे। कितनी मेहनत के बल पर जिसे उन्होंने खड़ा किया, ऐसे आश्रम को छोड़ने में उन्हें थोड़ी भी हिचक नहीं हुई। शशि ठाकुर के विराट त्याग के रूप को देखकर मैं वस्तुतः बड़ा विस्मित हुआ। मैंने कभी उन्हें अफसोस करते नहीं देखा, मानो वह एक बहुत मामूली चीज थी। पर ऐसे ही व्यक्तित्व के संभव है। ऐसे निष्पृहा एवं अनासक्तता सिर्फ ऐसे व्यक्ति में ही रह सकती है, जिसकी दिल, जिसका ऐसा निष्पृह हो एवं बड़ी से बड़ी क्षति की जो कुछ भी परवाह नहीं करते हों। ऐसे व्यक्ति की तुलना एकमात्र राजर्षि जनक से ही की जा सकती है। मेरी तो यही धारणा है कि यदि ठाकुर उस समय नहीं चले आते तो भविष्य में वहाँ से आने में बड़ी कठिनाई होती, क्योंकि ग्राम के मुसलमानगण ऐसा दबाव डालते कि इनके लिए यहाँ आना संभव नहीं होता। शशि ठाकुर के देवघर आने के बाद उस ग्राम के अनेक मुसलमान यहाँ आए और उन्होंने शशि ठाकुर से बार बार चलने के लिए अनुरोध किया। सातवती अगस्त 2024 के पेज संख्या 20 से 23 तक। जय गुरु।